जय हिंद दोस्तों, ब्रेन बीट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपने गोरख बैच के अंदर इंडिया जीके की ज्योग्राफी की जो क्लास रही है उसमें हमारे भारत का सामान्य परिचय टॉपिक चल रहा है। अगर भारत के सामान्य परिचय की बात करें तो हमने वहां तक का कंसेप्ट 2 क्लासों में कवर कर लिया, जिनमें भारत का सामान्य स्थिति, भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार, अगर भारत के बड़े राज्य की बात करें, जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े की बात करें तो हमारे ये कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। अब आगे की बात रही तो हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख रहे थे, अर्थात वो राज्य या फिर भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश। यानी हमने पढ़ा था कि भारत कुल 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ भारत स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है। और उसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि भारत के 7 देश स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, जबकि भारत के साथ 2 देश जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्लास को लगातार रखते हुए स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे वो 7 देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, अर्थात भारत के साथ स्थलीय सीमा, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, अर्थात कि भारत के साथ वो देश जो स्थलीय सीमा से भारत के साथ संबंध बनाते हैं, और इन देशों की संख्या कुल 7 थी। यानी भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। अगर हम ट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स तो वो ट्रिक अपनी थी, बचपन में सपना है MBA करने का, BCPN, बचपन में सपना था MBA करने का। अर्थात ये वो अपने भारत के 7 देश, विश्व के 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। अब इन देशों का नाम देखें तो बी से जो देश रहने वाला है उस देश का नाम बांग्लादेश है, अर्थात भारत के साथ बांग्लादेश स्थलीय सीमाओं का निर्माण करता है। सेकंड, चीन देश भी भारत के साथ स्थलीय सीमाओं का निर्माण करता है। पाकिस्तान भी भारत के साथ स्थलीय सीमाओं का निर्माण करता है। उसके बाद नेपाल देश है, उसके बाद बात करें तो म्यांमार देश है, उसके बाद बात करें तो भूटान देश है, और अंतिम जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है वो अफगानिस्तान देश है। अर्थात अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा का निर्माण नहीं करता, तो हम बोलेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान, ये वो 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, अपने दिल्ली पुलिस के मेन कंसेप्ट सिलेबस के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का टॉपिक दे रखा है, अर्थात भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी। भारत से पड़ोसी देशों से रिलेटेड बात करें तो वो ये 7 स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं। अगर इन 7 देशों के बारे में बेसिक सी जानकारी, इन देशों की राजधानी, भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमाओं का निर्माण करते हैं, भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा लगाता है, दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों में। तो अगर पहले देश की बात करें कि भाई बांग्लादेश से रिलेटेड कौन से बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जहां से रिलेटेड बार बार टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात स्थलीय सीमा बनाने वाला जो पहला देश है, स्थलीय सीमा बनाने वाले देश की बात करें तो उसमें जो अपना सबसे पहला देश है उस देश का नाम है बांग्लादेश। अर्थात भारत के साथ बांग्लादेश स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। अगर बात करें कि बांग्लादेश भारत की कौन सी दिशा से स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, तो भारत की जो पूर्वी दिशा है, इस पूर्वी दिशा से बांग्लादेश की सीमा भारत से स्पर्श करती है। यानी भारत की पूर्वी दिशा की ओर बांग्लादेश बसा हुआ है और वह भारत का एक पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी देश है। अगर दूसरी बात करें तो भारत के साथ सर्वाधिक, भारत के साथ सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाले देश की बात करें तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भारत के पड़ोसी देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत सर्वाधिक स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, तो बच्चों ध्यान रखना है भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है उस देश का नाम बांग्लादेश है। तीसरा कंसेप्ट रहने वाला है बांग्लादेश की राजधानी। तो ध्यान रखना है बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, पड़ोसी देशों की राजधानी ध्यान रखना है, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो तीसरा कंसेप्ट है राजधानी से रिलेटेड कि भाई बताओ बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। और यहां से एक बेस्ट क्वेश्चन उठता है
अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितने भी संस्थाएं हैं, यानी जितने भी मुख्यालय हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो ढाका से रिलेटेड एक बेस्ट क्वेश्चन बढ़ता है। ढाका में विश्व की एक संस्था है जिस संस्था को बिमस्टेक का नाम दिया गया है, यानी बिमस्टेक का मुख्यालय पूछे तो ध्यान रखना है बिमस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर स्थित है। तो बिमस्टेक का मुख्यालय पूछे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इस बिमस्टेक का कार्य क्या है तो ध्यान रखना है, इस बिमस्टेक का कार्य जो बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित देश, बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित देश, जितने भी नजदीक देश हैं उन देशों में, समीप स्थित देशों में तकनीकी विकास, शिक्षा, व्यापार, तकनीकी विकास, शिक्षा, व्यापार और ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी समझौते हैं वो समझौते इस संस्था के माध्यम से किए जाते हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित जितने भी निकटतम देश हैं उन देशों के मध्य होने वाले जितने भी प्रकार के व्यापारिक समझौते हैं, जितने भी प्रकार की तकनीकी टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर कोई भी शिक्षा या एनर्जी से रिलेटेड डील करनी हो तो बिमस्टेक के माध्यम से किए जाते हैं। और अगर पूछे इस बिमस्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, अर्थात कितने देशों से मिलकर बिमस्टेक संस्था की स्थापना की गई है, तो बिमस्टेक में कुल 7 देश शामिल है, जिसमें से अपना भारत देश भी शामिल है। और यहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिमस्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो जो शामिल देश रहने वाले हैं बिमस्टेक संस्था में, उन शामिल देशों में पहला जो देश है उस देश का नाम बांग्लादेश है, अर्थात बांग्लादेश भी बिमस्टेक का सदस्य है। सेकंड बात करें तो दूसरा देश अपने भारत रहने वाला है, यानी भारत भी बिमस्टेक का सदस्य देश है। तो बांग्लादेश नंबर 1। दूसरे देश की बात करें तो भारत देश है, और उसके बाद तीसरे देश की बात करें तो थाईलैंड देश है। उसके बाद नेपाल भी बिमस्टेक का सदस्य देश है। नेपाल के बाद में भूटान की बात आती है तो भूटान भी बिमस्टेक का सदस्य देश है। उसके बाद म्यांमार भी बिमस्टेक का सदस्य देश है, और 7वां जो देश है वो श्रीलंका भी बिमस्टेक का सदस्य देश है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो बिमस्टेक देश के बिमस्टेक संस्था में शामिल देश नहीं है, या फिर बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो बिमस्टेक संस्था का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। उसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है मुद्रा से रिलेटेड, कि भाई बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो ध्यान रखना है बच्चों, बांग्लादेश की जो करेंसी है उस करेंसी को टका के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत के साथ वो देश जो सतलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, इन सतलीय देशों की संख्या कुल 7 है। भारत के 7 पड़ोसी देश सतलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान देश है। हमने पहला देश उठाया बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की पूर्वी दिशा से, भारत की पूर्वी छोर से बांग्लादेश की भारत के साथ सीमा लगती है। भारत के साथ सर्वाधिक सतलीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। अगर पूछे कि कुल कितने किलोमीटर की सीमा का निर्माण करते हैं, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा लगती है वो 4096.6 किलोमीटर सीमा लगती है। अर्थात भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है उस लेंथ की लंबाई अगर पूछ ले तो लेंथ की लंबाई रहने वाली है 4096.6 किलोमीटर। और अब जो प्रश्न आने वाला है वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अर्थात भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और ये 5 स्टेट ध्यान रखने हैं कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो नंबर 1 स्टेट तो रहने वाला है पश्चिमी बंगाल, प्रथम राज्य जो है वो पश्चिमी बंगाल है। उसके बाद स्टेट का नाम आता है असम स्टेट। उसके बाद तीसरा जो राज्य है वो राज्य रहने वाला है मेघालय। मेघालय के बाद स्टेट आता है मिजोरम, और मिजोरम के बाद में स्टेट है त्रिपुरा। यानी ये वो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्माण करते हैं, पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और यहां से भी 2 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा स्टेट बनाता है,
है, तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सतलीय सीमा या सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश पूछा जाए तो अपना भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य है, जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा का निर्माण करते हैं। और ये दुनिया का 5वां बड़ा सर्वाधिक सतलीय सीमा बनाने वाला राज्य भी है। अर्थात दो देशों के मध्य सतलीय सीमाओं का जो निर्माण करते हैं, उनमें 5वीं सबसे बड़ी सतलीय सीमा अपने भारत का पश्चिमी बंगाल राज्य बांग्लादेश के साथ बनाता है, जबकि सबसे लंबी सतलीय सीमा अमेरिका और कनाडा देशों के मध्य लगती है। तो सबसे ज्यादा भारत का सतलीय सीमा बनाने वाला जो राज्य रहने वाला है वो पश्चिमी बंगाल रहने वाला है। और अगर पूछ ले कि बताओ बांग्लादेश तीन ओर से किस राज्य को घेर रखा है, तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य पूछ ले तो अपना जो त्रिपुरा स्टेट रहने वाला है वो भारत का ऐसा स्टेट है जिसके तीनों ओर बांग्लादेश है। अर्थात भारत के त्रिपुरा राज्य की सीमा 3 छोर से बांग्लादेश को स्पर्श करती है, जबकि बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा पश्चिमी बंगाल स्टेट की भी लगती है। एक क्वेश्चन यहां से भी बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसा भारत के कितने राज्य हैं या फिर भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो सर्वाधिक देशों को स्पर्श करते हैं। अर्थात भारत के वो राज्य जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसे भारत के वो 3 स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा, यानी अगर पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और अगर पूछे कि भारत के कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसे भारत के 3 स्टेट हैं। एक स्टेट तो ध्यान रखना है बच्चों, सिक्किम स्टेट है। दूसरा स्टेट की बात करें तो पश्चिमी बंगाल राज्य रहने वाला है, और तीसरे स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य रहने वाला है। यानी ये वो भारत के 3 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये तीनों भारत के राज्य विश्व के 3 देशों के साथ सीमा निर्धारण करते हैं, और वो तीनों सीमा ध्यान रखना है। अगर पूछ ले सिक्किम के साथ भारत के सिक्किम राज्य की किस देश के साथ सीमा लगती है, तो सिक्किम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, सिक्किम की सीमा नेपाल के साथ लगती है, और सिक्किम जो स्टेट है उसकी सीमा चीन देश के साथ भी लगती है। अर्थात भारत का वो राज्य बताओ जो बांग्लादेश, नेपाल और चीन तीनों देश के साथ सतलीय सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखना है भारत का सिक्किम जो स्टेट है वो बांग्लादेश, नेपाल और चीन 3 देशों को स्पर्श करने वाला राज्य है। ऐसे पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है, पश्चिमी बंगाल की सीमा चीन को नेपाल को स्पर्श करती है, और पश्चिमी बंगाल की सीमा भूटान को स्पर्श करती है। यानी एक देश तो बांग्लादेश हो जाएगा, दूसरा देश नेपाल है और तीसरा देश भूटान है। जिन 3 देशों को स्पर्श करने वाला भारत का सेकंड जो स्टेट रहने वाला है वो पश्चिमी बंगाल है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले 3 देश बांग्लादेश है, उसके बाद सेकंड देश चीन है, और तीसरा जो देश रहने वाला है उस देश को म्यांमार कहा जाता है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। अर्थात भारत के वो 3 स्टेट जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, उसमें नंबर 1 सिक्किम स्टेट है, सेकंड स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, और भारत का तीसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं। बार बार प्रश्न उठता है बच्चों यहां से, खास करके तीनों स्टेट ध्यान रखने, और यह भी ध्यान रखना है कि ये स्टेट किन किन देशों को स्पर्श करते हैं। क्योंकि अगर बात करें बेसिक इंट्रोडक्शन की तो बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अच्छा डीपली क्वेश्चन बनने वाला है। जो क्वेश्चन पीछे आए हैं उनसे ही रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य की सीमा किन देशों को स्पर्श करती है, तो पश्चिमी बंगाल जो स्टेट है उसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को स्पर्श करती है। या फिर ऐसा स्टेट बताओ भारत का, ऐसा भारत के कौन सा राज्य या फिर भारत के साथ सबसे ज्यादा कौन सा देश सीमा बनाता है, तो भारत के साथ सर्वाधिक जो सीमा का निर्माण करता है वो बांग्लादेश है। 4096.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं। भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बंगाल राज्य है जो बांग्लादेश को स्पर्श करता है। उससे आगे की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर का नाम
अगर पूछ लें कि भाई बताओ भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसे 3 बिघा गलियारा भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले कि 0 डिग्री लाइन या 3 बिघा गलियारा किन दो देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा का नाम है, तो हम बोलेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य 0 डिग्री लाइन या 3 बिघा गलियारा स्थित है। इससे आगे की बात करें तो देखो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, करंटली मेथड पर आधारित भी है और प्राचीन रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि भाई ये जो 0 डिग्री लाइन का जो निर्धारण किया गया था वो निर्धारण कब किया गया था। तो देखो भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच में एक समझौता होता है जिसे LBA समझौता के नाम से जाना जाता है, और इस LBA को बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, भूमि सीमा समझौता के नाम से जानते हैं। यानी दोनों देशों के बीच में LBA डील हुई थी, और ये जो LBA डील हुई थी ये सन 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के अंदर हुई थी। यानी उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के समय LBA डील होती है, और इस LBA डील के तहत भारत और बांग्लादेश का मध्य सीमा का निर्धारण होता है। लेकिन इस LBA डील को अगर पूछ ले कब फिक्स किया गया या फिर LBA डील अपना काम कब शुरू करता है, तो LBA डील की शुरुआत जो होती है वो सन 2015 के अंदर होती है। सन 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 100वें संविधान संशोधन के तहत दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा फिक्स की गई। अर्थात 2015 का जो 100वां संविधान संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड था, जिसको LBA डील का निर्धारण के लिए रूप में माना गया। अर्थात 100वां जो संविधान है संशोधन है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य LBA डील को लागू करने के लिए किया गया था, और ये जो 100वां संविधान संशोधन है ये सन 2015 में पारित किया गया। अपने वैसे पॉलिटिकल का एक अच्छा पॉइंट है कि भाई संविधान संशोधन वो हम पॉलिटिकल जिस टाइम पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत ये बोलता है कि भाई अगर किसी भी संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो भारत की संसद इसके लिए उत्तरदायी है। अर्थात पार्लियामेंट के पास पावर है कि भी किसी भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी जिस टाइम अपना संविधान बना उस टाइम दक्षिण अफ्रीका देश से भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया था, और 100वां जो संविधान संशोधन है वो LBA डील से है, जिसे भूमि सीमा करार के नाम से जाना गया, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा। अर्थात बांग्लादेश से रिलेटेड जितने भी मेजर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों ये कंसेप्ट प्रॉपरली तैयार रखो, अपने नोट्स बनाते रहो। अपनी सामान्य परिचय से तीसरी क्लास है, मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन उठने वाले हैं वो अपने 3 क्लासों के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि हमने जो 3 क्लासें दी हैं उसके अंदर वो कंसेप्ट उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर कोई ना कोई एग्जाम के अंदर पूछा गया हो, या फिर सेंटर की भर्ती की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, हमने वो टोटली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात की। जिसमें अगर पूछ ले कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री, देखो साथ साथ में अपने को करंट का कंसेप्ट थोड़ा बहुत करके चलना है। उसके बाद स्टैटिक के अंदर हम प्रॉपरली करंट पढ़ेंगे, जिसमें 2023, 24 और 25 3 साल का जो मेजर करंट है उस करंट जीके के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री पूछ ले कौन है, तो ध्यान रखना है बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस करके हैं। भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक भारत के साथ सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। सतलिए सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला देश भी बांग्लादेश है। उसके बाद जो अपना सेकंड पड़ोसी देश है उस देश को चीन कहा जाता है। यानी दूसरा भारत के साथ सतलिए सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो दूसरा जो भारत के साथ सतलिए सीमा बनाने वाला देश है उस देश का नाम चीन है। तो सेकंड जो चीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है चीन की राजधानी। तो ध्यान रखना है चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। अब यहाँ से रिलेटेड भी एक मोस्टली क्वेश्चन बनता है, एक संस्था का हेड ऑफिस बीजिंग के अंदर भी है, लेकिन साथ साथ में अपने को उसकी इतना कवर करते चलना है इंटरनेशनल और नेशनल हेडक्वार्टर्स। अगर बीजिंग के अंदर बात करें कि बीजिंग के अंदर कौन सी संस्था का हेड ऑफिस है, तो बीजिंग के अंदर मुख्यालय है SCO का। तो ध्यान रखना है अगर पूछा जाए कि संघाई
संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस बताओ कहां स्थित है? तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय चीन के राजधानी बीजिंग के अंदर है। अगर संघाई सहयोग संगठन की बात करें कि इसके अंदर कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसके अंदर टोटल 10 देश शामिल हैं। अगर बात करें कि सबसे नया देश कौन सा है, यानी 10वां देश कौन सा है जिसने सबसे नवीनतम देश पूछे जिसने एससीओ की नागरिकता हासिल की, तो ईरान जो है उसने सन 2023 के अंदर एससीओ की सदस्यता ग्रहण की, जबकि जो 10वां देश है ईरान 9वां देश था। और अगर 10वें देश की बात करें तो बेलारूस देश है जिसने एससीओ की सदस्यता सन 2024 में ग्रहण की। तो अगर पूछे एससीओ के अंदर कुल कितने देश हैं, एससीओ का हेड ऑफिस कहां स्थित है, या फिर एससीओ में कुल कितने देश शामिल है, सबसे नया देश कौन सा है, 2023 में एससीओ की सदस्यता लेने वाला देश बताओ, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखने। राजधानी बीजिंग की बात हुई, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट बनने वाला है कि भाई भारत की कौन सी दिशा है जिस दिशा से चीन को भारत स्पर्श करता है। तो भारत की जो उत्तर पूर्वी दिशा है, इस उत्तर पूर्वी दिशा जो स्पर्श करने वाली है वो चीन देश को है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि बताओ चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो ध्यान रखना है बच्चों, चीन की मुद्रा का नाम युआन या फिर रेमन भी है। देखो यहां से रिलेटेड एक बात ध्यान रखनी है, एक तो युआन करेंसी है चाइना की और दूसरी रेमन भी करके करेंसी है। लेकिन अगर पूछ ले रेमन भी करेंसी किस देश की है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुद्रा का नाम रेमन विया है, तो ध्यान रखना है यूक्रेन करके। लेकिन अगर पूछे रेमन भी किस देश की मुद्रा है, तो हम बोलेंगे चीन देश की मुद्रा रेमन भी है। और अगर पूछे कि कितने किलोमीटर सीमा, यानी भारत के साथ चाइना की जो सीमा लगती है वो कुल कितनी किलोमीटर लगती है, तो ये 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। और ये भारत के साथ सतलीय सीमा बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, या फिर भारत के साथ दूसरी सबसे बड़ी सतलीय सीमा का निर्माण चीन देश करता है। और यह सीमा की लंबाई कुल 3488 किलोमीटर है। अगर आगे की बात करें कि कौन सी दिशा से भारत को स्पर्श करता है, तो भारत उत्तर पूर्वी दिशा से चाइना को स्पर्श करता है। उसके बाद हम रहने वाले हैं कि भाई कौन से भारत के राज्य हैं जो चीन देश को स्पर्श करते हैं, अर्थात भारत के वो स्टेट जो चीन के साथ सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो इन स्टेटों की कुल संख्या 4 है, ध्यान रखना है। अगर पूछ ले वो कौन से 4 राज्य हैं जो भारत के 4 राज्य जो स्पर्श करते हैं चीन देश के साथ, तो नंबर 1 जो स्टेट रहने वाला है उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश, अर्थात हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन को स्पर्श करती है। दूसरा जो स्टेट रहने वाला है उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य की भी सीमा चीन देश को स्पर्श करती है, अर्थात भारत के साथ या भारत के वो राज्य जो चीन देश के साथ सीमा बनाते हैं उन राज्यों की टोटल संख्या 4 है। नंबर 1 बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड की सीमा भी चीन को स्पर्श करती है, तीसरा सिक्किम स्टेट रहने वाला है, और नंबर 4 जो स्टेट रहने वाला है वो पश्चिमी बंगाल राज्य है। अर्थात भारत की उत्तर पूर्वी दिशा, राजधानी बीजिंग, बीजिंग में हेड ऑफिस एससीओ का। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का नाम युआन या रेमन भी है। उसके बाद बात बची सीमा रेखा की कि भाई भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना है मोहन नाम का एक लड़का था, चीनी लाने बाजार में गया, अर्थात मैक मोहन रेखा, यानी चीनी से अर्थ बना चीन और मोहन से बना मैक मोहन, यानी मोहन नाम का लड़का चीनी बाजार से चीनी लाने गया, अर्थात भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का नाम है वो मैक मोहन रेखा है। कई बार यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मैक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया, ये रेखा कब फिक्स की गई, तो सन 1914 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य मैक मोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो एक प्रश्न और ये बढ़ता है कि बताओ चीन के साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, कि भाई भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अपने भारत का नवनिर्मित नया बड़ा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल राज्य, इन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत और चीन के मध्य सीमा साझा होती है। और ये भारत के साथ सतलीय सीमा बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी पहला देश बांग्लादेश रहा बच्चों, सेकंड देश की बात करें तो चाइना रहा,
अब नंबर 3 जो देश भारत के साथ सतही सीमा बनाते हैं उस देश का नाम है पाकिस्तान। अर्थात तीसरा जो सबसे ज्यादा सतही सीमा का निर्माण करता है उस देश का नाम है पाकिस्तान देश। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो राजधानी ध्यान रखना है बच्चों इस्लामाबाद है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान की करेंसी को क्या कहा जाता है यानी पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है तो ध्यान रखना है पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की करेंसी का नाम है। तीसरी बात करें कि कुल कितने किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा लगती है तो 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद बात करें भाई कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं, इनकी टोटल संख्या 3 है यानी भारत के 3 राज्य पाकिस्तान देश को स्पर्श करते हैं, जिसमें नंबर 1 स्टेट तो गुजरात है, गुजरात की सीमा पाकिस्तान को लगती है। दूसरा स्टेट राजस्थान है और तीसरा जो राज्य है वो पंजाब है जिसकी भारत के साथ जिसकी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और यहां से अगर केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन है जो पाकिस्तान के साथ स्पर्श करते हैं तो ध्यान रखना है अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है यानी कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी किस देश को स्पर्श करती है तो पाकिस्तान को स्पर्श करती है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भी पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अर्थात भारत के 3 राज्य गुजरात राजस्थान और पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान देश को स्पर्श करने वाले देश हैं। और अगर पूछे कुल कितना किलोमीटर सीमा लगती है तो 3323 किलोमीटर की सीमा भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है। उसके बाद जो बात रहती है वो है सीमा रेखा का नाम। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम है। अगर बात करें कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया तो बच्चों ध्यान रखना है 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारण किया गया था। लेकिन यहां से एक प्रश्न और ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एलओसी सीमा भी रहती है जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अगर पूछे लाइन ऑफ कंट्रोल क्या थी तो ध्यान रखना है सन 1947-48 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, इस युद्ध के पश्चात भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा खींची गई थी जिसे युद्ध विराम का नाम दिया गया था। यानी एलओसी को प्राचीन टाइम में युद्ध विराम कहा गया, लेकिन उसके बाद समझौता होता है 1972 ईस्वी में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता, और इस शिमला समझौते के तहत इस सीमा रेखा को एलओसी का नाम दिया गया। अर्थात एलओसी का निर्धारण शिमला समझौता सम्मेलन के तहत सन 1971 ईस्वी के युद्ध के पश्चात सन 1972 ईस्वी में फिक्स किया गया था। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे सैन्य रेखा के नाम से जिसे युद्ध विराम रेखा के नाम से भी जाना गया, और एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करती है, और एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी, बेसिक सी कंसेप्ट, मुद्रा का नाम, सीमा रेखा का नाम, भारत के कौन से राज्य जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो नंबर 4 देश रहने वाला है जो भारत के साथ सतही सीमा का निर्माण करता है उस देश का नाम है नेपाल देश। तो नेक्स्ट जो चौथा देश भारत के साथ सतही सीमा का निर्माण करता है उस देश का नाम है नेपाल देश। अगर नेपाल की बात करें कि भाई नेपाल की राजधानी क्या है तो बच्चों ध्यान रखना है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगर उसके बाद बात करें कि नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है तो नेपाल की करेंसी का नाम है नेपाली रुपया करके, यानी नेपाल की जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। नेपाल की राजधानी अगर बात करें तो काठमांडू है। तीसरा कंसेप्ट बनता है कि भारत और नेपाल के बीच में कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो भारत और नेपाल के बीच में कुल 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अर्थात ये दोनों देश आपस में कुल 1751 किलोमीटर की सीमा का निर्माण करते हैं। अगर उसके बाद बात करें कि भाई भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल देश के साथ स्पर्श करते हैं, तो भारत के कुल 5 राज्य नेपाल देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। इन जो ये दूसरे देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि भाई भारत के अंदर 5 ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते। अगर उसके बाद बात करते हैं तो क्वेश्चन बनेगा बताओ इनमें से कौन सा देश है जो बांग्लादेश को स्पर्श करता है।
या फिर कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करता, या फिर चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला भारत का राज्य बताओ। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है। तो नेपाल के साथ जो 5 राज्य सीमा बनाते हैं उसमें जो सबसे पहला स्टेट है उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। सेकंड बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा भी नेपाल के साथ लगती है। और तीसरा जो राज्य वो राज्य है बिहार, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जो राज्य है इन राज्यों की भी सीमा नेपाल के साथ लगती है। उसके बाद नंबर 4 स्टेट पश्चिमी बंगाल है और 5वां राज्य जो नेपाल को स्पर्श करता है उस स्टेट का नाम सिक्किम है। यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल ये वो भारत के 5 राज्य हुए जो नेपाल देश को स्पर्श करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू बताई, करेंसी का नाम नेपाली रुपये है। 1751 किलोमीटर दोनों देशों के मध्य सीमा साझा होती है। भारत के 5 राज्य नेपाल देश को स्पर्श करते हैं जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम करके। अब एक अच्छा क्वेश्चन नेपाल से भी बनते हैं जो करंटली क्वेश्चन है कि नेपाल से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। तो नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, यहां से बच्चों ध्यान रखना है, वर्तमान प्रधानमंत्री जो नेपाल की है उनका नाम सुशीला कार्की करके। तो नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पूछ ले तो हम बोलेंगे सुशीला कार्की करके। और ये नेपाल देश की, नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अर्थात जैसे भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वैसे नेपाल देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है उनका नाम सुशीला कार्की करके। अब यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ भारत के पड़ोसी देशों में ऐसा कौन सा देश है जिसमें पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तो हम बोलेंगे नेपाल जो देश है वो भारत का पड़ोसी देश है। और इस नेपाल देश की जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो सुशीला कार्की करके पहली महिला नियुक्त होने वाली प्रधानमंत्री है। और अगर पूछ ले कि नेपाल का पूर्व प्रधानमंत्री कौन था तो केपी शर्मा। अगर पूर्व प्रधानमंत्री पूछे तो केपी शर्मा ओली करके नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और देश के अंदर हुए युद्ध, गृह युद्ध के कारण नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद नया नियुक्त हुई नेपाल के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की रही। अगर पूछे कि नेपाल के अंदर क्यों ये हुआ, क्यों गृह युद्ध हुआ, तो देखो नेपाल के अंदर एक जनरेशन है जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है। जैसे अपने जनरेशन अल्फा और बीटा है, वैसे नेपाल के अंदर एक जनरेशन है जिसे जनरेशन जेड के नाम से जाना गया। और केपी शर्मा ओली ने एक विश्वव्यापी या फिर राष्ट्रव्यापी समझौते या राष्ट्रव्यापी कानून के तहत जो जनरेशन जेड के स्टूडेंट थे, राष्ट्रव्यापी कानून के तहत इन पर मीडिया संबंधित यानी मीडिया संबंधित कानून को रद्द कर, मीडिया संबंधित समझौते को रद्द कर निरस्त कर दिया। अर्थात जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते। ऐसे नियम बनाने के कारण केपी शर्मा ओली या फिर नेपाल के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत हुई। और इस गृह युद्ध के कारण नेपाल के जो करंटली प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। और उसके बाद नेपाल की नवनिर्मित जो प्रधानमंत्री नियुक्त की गई वो सुशीला कार्की करके, जो नेपाल देश के अंदर नियुक्त की गई पहली महिला प्रधानमंत्री है। उसके बाद हम अगला जो देश है उस देश की बात करने वाले हैं और वो 5वां जो भारत का पड़ोसी देश है उस देश का नाम है म्यांमार। यानी 5वां जो भारत का पड़ोसी देश है उस देश का नाम है म्यांमार। और म्यांमार की बात करें कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की बच्चों जो राजधानी है वो है नाए पाए ताओ करके। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि म्यांमार की जो प्राचीन राजधानी है वो बताओ, तो म्यांमार की जो पुरानी राजधानी थी वो थी रंगून। और यहाँ से इतिहास का एक अच्छा प्रश्न बनता है। 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें भारत ने आजादी के लिए पहली जो लड़ाई लड़ी थी उसे 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। और इस 1857 की क्रांति का जो मेन नेता चुना गया था वो दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय को चुना गया था। और बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिशों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान भारत से पकड़कर रंगून की जेल में डाल दिया गया था। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए कि भारत का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता नेता था
या भारत का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता क्रांतिकारी था जिसको रंगून जेल में रखा गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें नेपाल की जिन्हें म्यांमार की जेल रंगून जेल में रखा गया था। उसके बाद बात आती है कि भारत और म्यांमार के बीच में कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भारत और म्यांमार के मध्य कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिनमें नंबर 1 स्टेट है मिजोरम। पहला जो राज्य है वो उस स्टेट का नाम है मिजोरम। सेकंड, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाला स्टेट भारत का अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत के 4 वो राज्य जो म्यांमार को स्पर्श करते हैं, उसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ये वो भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये संख्या भी बच्चों ध्यान रखनी है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और एक मणिपुर स्टेट है। ये वो भारत के 4 राज्य हुए जो म्यांमार को स्पर्श करते हैं। राजधानी नायपायताव हुए। उसके बाद क्वेश्चन बना कि म्यांमार की मुद्रा बताओ क्या है, अर्थात म्यांमार की करेंसी का नाम क्या है। तो अगर पूछे म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना है म्यांमार के अंदर करेंसी को, मुद्रा को क्यात के नाम से जानते हैं। देखो ज्यादातर प्रश्न बनेंगे करेंसी से रिलेटेड या फिर अंतरराष्ट्रीय जो समझौते उसमें स्टेट से रिलेटेड कि भी कौन सा राज्य किस देश को स्पर्श करता है। तो करेंसी जो है उसमें पहला देश अपना बांग्लादेश था, टका मुद्रा थी। दूसरा चीन था, युआन या रेमन भी करके थी। तीसरी पाकिस्तान था, पाकिस्तानी रुपया था। उसके बाद नेपाली रुपया था। म्यांमार की जो मुद्रा है उस म्यांमार की करेंसी को क्यात के नाम से जानते हैं। और म्यांमार की वर्तमान जो राजधानी है उस वर्तमान राजधानी को नायपायताव बोलते हैं, और पुरानी जो राजधानी थी वो रंगून थी। उसके बाद बात करें छठा जो भारत का पड़ोसी देश है, अर्थात भारत के साथ सतलीय सीमा बनाने वाला जो छठा देश है, उस देश का नाम भूटान है। अर्थात भारत और भूटान के मध्य जो सीमा लगती है, यानी भूटान के साथ भारत के जो सतलीय सीमा है वो टोटल कितना किलोमीटर है, या फिर कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो भूटान को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आई बच्चों भूटान की राजधानी। अगर भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। दूसरी बात आई भूटान की मुद्रा का नाम। अगर भूटान की मुद्रा का नाम करें तो नगुल ट्रम करके भूटान की करेंसी का नाम है, नगुल ट्रम मुद्रा है, थिम्पू राजधानी है। तीसरी बात करें कि भारत और भूटान के बीच में, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि भारत और म्यांमार के बीच में कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, या फिर म्यांमार से पहले हमने देखा कि भारत और नेपाल की जो सीमा लगती है वो तो 1751 है, और भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा लगती है उस सीमा की लंबाई की बात करें तो इस सीमा की लंबाई कुल 1643 किलोमीटर है। और अगर उसके बाद भूटान की बात करें कि भाई बताओ कौन सा भूटान और भारत के मध्य कुल कितनी किलोमीटर सीमा लगती है, तो ये सीमा 699 किलोमीटर है। थिम्पू राजधानी है, न्यूनतम मुद्रा है। उसके बाद बात करें कि भारत और भूटान के मध्य कुल कितने राज्य सीमा लगाते हैं, अर्थात वो राज्य जो भूटान को स्पर्श करते हैं उन राज्यों की संख्या कितनी है। तो बच्चों ध्यान रखना है वो भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान देश को स्पर्श करते हैं। उन राज्यों की बात करें तो नंबर 1 स्टेट रहने वाला है सिक्किम। सेकंड स्टेट की बात करें तो स्टेट का नाम है पश्चिमी बंगाल, अर्थात सिक्किम की सीमा भी भूटान को स्पर्श करती है, पश्चिमी बंगाल की सीमा भी भूटान को स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा भी भूटान को स्पर्श करती है। तो जो तीसरा स्टेट रहने वाला है उस स्टेट का नाम अरुणाचल प्रदेश है। और उसके बाद असम राज्य की सीमा भी किस देश को स्पर्श करती है, भूटान को स्पर्श करती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की करेंसी का नाम नगुल ट्रम है। भूटान की और भारत के बीच में 699 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य भूटान देश को स्पर्श करते हैं। भारत के वो 4 राज्य सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। उसके बाद जो लास्ट देश है जो अपने भारत के साथ सतलीय सीमा का निर्माण, क्या करो भाई बच्चों, अपना सिलेबस कम है, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, थोड़ा सा स्पीड से अगर मेरे साथ चलोगे तो बच्चों अपने
टोटली कंसेप्ट की। मैं अकेली ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, अकेली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं टोटली जीके के सिलेबस की बात कर रहा हूं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक के जितने भी आंकड़े 2023, 24 और 25 के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको ब्रेन बीट यूट्यूब चैनल पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अपने गोरख बैच के अंदर आपको प्रॉपरली दिल्ली पुलिस की एग्जाम से पहले तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको 100% जीके के अथोराइज्ड कंसेप्ट के साथ प्रॉपरली नोट्स मिलेंगे। यानी अपने नोट्स जो है वो प्रॉपरली तैयार करके चलो, जिसमें अपने स्टैटिक भी रहे, जिसके अंदर ज्योग्राफी के मेनली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी रहे, जिसके अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड जो मिडिल हिस्ट्री या फिर ओल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो गुप्त काल, वो मौर्य काल, वहां से रिलेटेड भी जो मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में एक एक कंसेप्ट के आधार पर टोटली सिलेबस तैयार करवाया जाएगा। अगर 7वां देश अपना बात करें तो जो 7वां देश है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। यानी भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला जो 7वां या फिर जो अंतिम देश है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगर उसके बाद अफगानिस्तान की मुद्रा की बात करें तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी रुपया करके। और उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के मध्य कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, अगर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो 106 किलोमीटर। और उसके बाद नोट करके अपने को लिखना है कि भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा किस देश की लगती है, तो अफगानिस्तान भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। जबकि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश था वो बांग्लादेश था, 4096 किलोमीटर के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। और जो न्यूनतम स्थलीय सीमा रहती है वो अफगानिस्तान देश के साथ कुल 106 किलोमीटर रहती है, जिसमें से अपने भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम लद्दाख है। एक यहां से प्रश्न और ध्यान रखना है बच्चों अपने, क्योंकि अगर पूछ ले कि बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी यूटी के अंदर बताना है सबसे बड़ी यूटी कौन सी है जिसका एरिया सबसे बड़ा है। जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। सेकंड बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हमने उसके पीछे बात कर ली। दूसरा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश का काम संभाला, उसके बाद जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश था वो सेकंड बड़े के नाम पर आ गया। 2019 से पहले अगर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे क्षेत्रफल के आधार पर तो अंडमान निकोबार 2019 से पहले भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद बात करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर का नाम क्या है, सीमा रेखा का नाम। तो ध्यान रखना है बच्चों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। और ये डुरंड रेखा सर 1893 ईस्वी में निर्धारण की गई थी। यानी ये जो फिक्स हुई भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा वो बात है 1896, अर्थात भारत की सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी भारत की सबसे प्राचीन अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम बताओ। तो भारत की जो सबसे प्राचीन अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो डुरंड रेखा है, क्योंकि डुरंड रेखा का निर्धारण सन 1893 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो अपने ये वो 7 पड़ोसी देश हुए जिनकी सीमा भारत के साथ स्थलीय लगती है। बचपन में सपना था MBA करने का, ये शब्द याद रखना है। उसके साथ साथ 7 स्टेट की 7 देश की वो बातें ध्यान रखनी है कि कौन सा देश किन किन राज्यों को स्पर्श करता है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा कुल कितना किलोमीटर लगती है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है, न्यूनतम स्थलीय सीमा का निर्माण किस देश के द्वारा किया जाता है, या फिर क्रम के हिसाब से बताओ लंबाई के आधार पर भारत का तीसरा सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा जुनून भर के दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है
या फिर जिसका सपना दिल्ली पुलिस का एग्जाम देके एक दिल्ली पुलिस का जाबाज अधिकारी या जाबाज सैनिक बनना है, वो बच्चे प्रॉपरली अपने कंसेप्ट के आधार पर नोट्स बनाएं, रेगुलर क्लास रहें और उसके साथ साथ रिवीजन करते रहें। जहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको थोड़ा हाईलाइट करके कंसेप्ट तैयार करें, अपने वीकली टेस्ट वगैरह देते रहें, जिससे अपनी जो कंसेप्ट के आधार पर जो अपनी तैयारी चल रही है उस तैयारी को और अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके। एक ज्यादा दिन नहीं है, हमें पता है 19 दिसंबर को अपना एग्जाम होने वाला है। 19 दिसंबर के इस एग्जाम की शुरुआत के साथ हम प्रॉपरली 18 दिसंबर को तैयार रहेंगे, जिसमें अपने प्रॉपरली जितने भी हमने कुछ पढ़ा है, जो 100% हमने सिलेबस कवर किया, उस 100% सिलेबस का एक बार फिर 18 दिसंबर को रिकवरी की जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी आंकड़े और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन इंपॉर्टेंट आंकड़ों की लगभग 2-2.5 घंटा लंबी एक क्लास लेके हमें फिर दोबारा क्विकली सा रिवीजन करके तैयार रहेंगे और उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने पेपर देने जाएंगे। अगर बात करें सतलीय सीमा के साथ साथ, तो हमने शुरुआत जो की थी भारत के पड़ोसी देशों की, उसमें हमने 2 बात और की थी कि भारत जो है वो 2 प्रकार की सीमा साझा करता है। अर्थात भारत की जो सीमा है वो सतलीय सीमा भी लगती है और भारत जलीय सीमा का निर्माण भी करता है, यानी भारत का कुछ हिस्सा जलीय सीमा का निर्माण करता है जबकि भारत का कुछ हिस्सा सतलीय सीमा का निर्माण करता है। उसमें फिर हमने पढ़े कि भारत के ये वो 7 देश हैं जो सतलीय सीमा का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या बताओ, तो भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या है वो कुल 2 है। अर्थात भारत के साथ भारत के पड़ोसी 2 देश जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें 1 नंबर देश का तो नाम है श्रीलंका करके, और जो सेकंड देश रहने वाला है उस देश का नाम मालदीव है। यानी श्रीलंका और मालदीव वो भारत के पड़ोसी 2 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। देखो, एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई श्रीलंका का प्राचीन नाम बताओ, यानी श्रीलंका को प्राचीन समय में किस नाम से जानते हैं, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिहल द्वीप है या फिर शिलोंग शब्द भी आता है जो प्राचीन नाम है श्रीलंका का, या फिर लंका जो शब्द है वो भी श्रीलंका के लिए है, और लंका का जो अर्थ के साक्ष्य प्राप्त हुए वो रामायण, यानी रामायण के अनुसार अगर पूछ ले कि भाई श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था या रामायण के अंदर श्रीलंका को किस नाम से जाना गया, तो लंका, शिलोंग और उसके बाद सिंहल द्वीप के नाम से जाना गया। भारत की जो दक्षिणी दिशा है, इस दक्षिणी दिशा को श्रीलंका देश स्पर्श करते हैं। अगर बात कर ले कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धने कोटे करके, यानी श्रीलंका की वर्तमान राजधानी जयवर्धने कोटे। और अगर पूछे श्रीलंका की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखना है बच्चों, श्रीलंका की पुरानी राजधानी कोलंबो थी, यानी प्राचीन राजधानी कोलंबो, वर्तमान राजधानी जयवर्धने कोटे राजधानी। और उसके बाद भारत की दक्षिणी दिशा है जो श्रीलंका को स्पर्श करती है, और उसके बाद भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा रेखा को पाक जल डमरू मध्य रेखा कहा जाता है। पाक जल डमरू मध्य संधि किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य संधि है। यहां से रिलेटेड एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना है जो पाक जल डमरू मध्य क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी को, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। तो श्रीलंका दक्षिणी दिशा जयवर्धने कोटे राजधानी है, पुरानी राजधानी अगर पूछे तो कोलंबो इस देश की प्राचीन राजधानी है। सीमा रेखा का नाम करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य संधि निर्धारण करती है। उसके बाद बात करें कि भाई ये पाक जल डमरू मध्य संधि किन 2 बड़े महाद्वीपों महासागरों को जोड़ती है, तो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद जो सेकंड अपना देश है उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव जो है वो अरब सागर में स्थित एक देश है, अरब सागर में स्थित देश है मालदीव।
दूसरी बात करें कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। अगर बात करें मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना है मालदीव की जो करेंसी का नाम है वो है रुपया, यानी मालदीव की करेंसी रुपया है। मालदीव की राजधानी माले है, अरब सागर में स्थित देश है और भारत के साथ जलीय सीमा का निर्माण करता है। अगर पूछे भारत और मालदीव के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो भारत और मालदीव के मध्य लगने वाली जो सीमा रेखा है वो 8 डिग्री चैनल रेखा है। अर्थात 8 डिग्री चैनल रेखा भारत को मालदीव से जोड़ने का काम करती है। इन दोनों देशों के मध्य स्थित डिग्री रेखा को 8 डिग्री चैनल रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना है बच्चों 8 डिग्री से कि भाई चलो एक साइड से तो मालदीव की सीमा लगी, लेकिन बात करें दूसरी साइड भारत के कौन से क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो अपने भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इस लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिस द्वीप को मिनिकोय द्वीप का नाम दिया गया है, यानी मिनिकोय द्वीप को मालदीव से के बीच में जो जोड़ा जाता है वो काम 8 डिग्री चैनल रेखा करती है। तो जरूरी नहीं ये पूछे कि 8 डिग्री चैनल रेखा किन दो देशों के बीच में, क्वेश्चन पूछ जाए मालदीव कि 8 डिग्री चैनल रेखा भारत के किस क्षेत्र के साथ जोड़ती है, तो भारत के 8 डिग्री जो चैनल रेखा है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित मिनिकोय नाम का जो द्वीप है उस द्वीप के साथ जलीय सीमा का निर्माण करता है मालदीव देश। और इन दोनों देशों के मध्य जो जलीय सीमा है वो सीमा 8 डिग्री चैनल रेखा के नाम से जाना जाता है। हमने देखो बच्चों भारत के सामान्य परिचय से हमारी 3 क्लासें रही, उन तीनों क्लासों से वो मोस्टली क्वेश्चन निकाले गए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, यानी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन भी साथ में मेंटेन किए गए जो क्वेश्चन ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यानी इन टॉपिकों से जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं हमने वो भारत के सामान्य परिचय की 3 क्लासों में कवर किए। अब अपने को एक टॉपिक अपनी ज्योग्राफी का कंप्लीट हुआ, भारत का सामान्य परिचय। अब जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं उसका फर्ज बनता है कि इन तीनों टॉपिकों का एक नोट्स बनाएं, प्रॉपरली अपना सिलेबस लिखें सबसे पहले, उसके बाद भारत के सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने भी मोस्टली क्वेश्चन लिखे गए हैं उन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी लगातार करते रहें। मैं बार बार कहता हूं जैसे खाने का एक फिक्स टाइम होता है वैसे का वैसा पढ़ाई का भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे हम सुबह बोलते हैं कि खाने का टाइम हो गया, वैसे बच्चा प्रॉपरली ये बात भी बोलना चाहिए कि मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया। बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों, तैयारी करते रहो, काफ़ी वैकेंसियाँ आएंगी। दिल्ली पुलिस को टारगेट रखो, दिल्ली पुलिस की अच्छी तैयारी करो, इंडिया जी के मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर टोटली सब्जेक्ट अच्छे से कवर करो। रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है और इंडिया जीके का पोर्शन ज्यादा है। इन 2 सब्जेक्टों को ज्यादातर खास दिमाग में रख के तैयारी करनी है। मैथ्स और रीजनिंग की प्रॉपरली 100% तैयारी करनी है। जीके मैं गारंटी देता हूं 50 में से लगभग आपको 37-38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा जो एक बेस्ट माना गया जीके का, क्योंकि जीके प्रॉपरली अगर बात करें तो जो बच्चा 50 में से लगभग 40-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा वो बच्चा सिलेक्शन की कगार पर होगा। तो जो ब्रेनबीट एकेडमी आपके भविष्य की शुभकामनाएं देती है कि जो बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है भगवान उस बच्चे को उस मेहनत के अनुसार जरूर परिणाम दे। और हम इस गोरख बैच से भी यही दुआ करते हैं कि जो भी बच्चा प्रॉपरली ढंग से अपनी तैयारी लगातार बनाए रखता है उस बच्चे की सारी इच्छा, उस बच्चे की जो अटेम्प्टेड इच्छा है, जो बच्चा चाहता है, जिस वैकेंसी में इंटरेस्ट है, जिस वैकेंसी के लिए वो प्रॉपरली अपनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उस बच्चे का जरूर उस वैकेंसी उस पोस्ट पे सिलेक्शन हो, क्योंकि बच्चा अपनी लगातार मेहनत कर रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। अब रही बात अपने ब्रेनबिट यूट्यूब चैनल की, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ब्रेनबिट यूट्यूब चैनल को जितना हो सके इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे अपने को नई नई नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय साथियों।